कुंडा के डीएसपी जिया उल हक की हत्या की पूरी कहानी जानेंगे। राजा भैया उसमें कैसे फंसे और उसमें से कैसे बचकर निकल गए ये जानेंगे। ये कहानी प्रतापगढ़ के कुंडा की है। बालीपुर गांव में डीएसपी जिया उल हक के मर्डर कर दिया गया। उनकी पत्नी परवीन आजाद अभी तक इस केस को लड़ रही हैं। उनकी याचिका पर एससी ने सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच करने का आदेश दिया। कैसे इस मामले में राजा भैया का नाम आया, फिर कैसे सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दे दिया, पूरी कहानी जानेंगे। उससे पहले विस्तार से जानेंगे। उससे पहले आप नेटवर्क उत्तर भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गौरव नायक। उस जमीन पर ही यूपी की कुंडा विधानसभा से 7 बार के विधायक के कई किस्से कहानियां प्रचलित हैं। थाने में कई मामले दर्ज हैं, लेकिन एक केस ऐसा भी है जिसके लिखे रंग बार बार गहरा जाया करते हैं। मामला 10 साल पुराना है। बात शुरू हुई थी कुंडा के बालीपुर गांव से। एक जमीन विवाद था। सपा समर्थक प्रधान नन्हे यादव और बबलू पांडे से एक जमीन खरीदी थी, पर इस जमीन पर कामता प्रसाद पाल का भी मालिकाना दावा था। कामता को राजा भैया के करीबी कहे जाने वाले गुड्डू का सपोर्ट था। ये भी कहा जाता है कि नन्हे यादव की प्रधानी में गुड्डू खुला विरोध किया करते थे। दोनों में झंझट उसी वक्त से था। 2 मार्च 2013 की बात है। नन्हे यादव और कामता प्रसाद पाल जमीन मामले को सुलझाने के लिए पंचायत कर रहे थे। बताते हैं कि इसी दौरान कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि उसी मौके पर नन्हे यादव का मर्डर हो गया। इसके बाद गांव में खूब कोहराम मचा। कुंडा के डीएसपी सीओ जिया उल हक नन्हे यादव का शव लेने बालीपुर पहुंचे। शव का पोस्टमार्टम होना था। डीएसपी के साथ हथिगावा थाने के एसएचओ मनोज कुमार शुक्ला और कुंडा थाने के एसएचओ सर्वेश कुमार मिश्रा सहित कई पुलिसकर्मी पहुंचे। बताया गया कि उन लोगों ने के गांव में घुसते ही गांव के कुछ लोग उन पर अटैक कर रहे थे। पहले डीएसपी को पीटा, फिर उन पर गोली मारकर हत्या कर दी। इसी दौरान नन्हे यादव के भाई सुरेश यादव की गोली मारकर हत्या हो गई। डीएसपी जिया उल हक के साथ जो भी पुलिस वाले थे मौके पर, वो अपनी अपनी जान बचाकर भाग निकले, ऐसा उन्होंने खुद बताया था। बाद में इनमें 8 को सस्पेंड कर दिया गया। डीएसपी मर्डर में राजा भैया का नाम कैसे आया, इस मामले में भयंकर बवाल मचा। राज्य की तत्कालीन समाज पार्टी की सरकार, जिसके मुखिया अखिलेश यादव थे, वो हिल गई, क्योंकि डीएसपी की हत्या का आरोप किसी पर नहीं बल्कि उनके ही कद्दावर मंत्री और विधायक राजा भैया पर था। राजा भैया उस समय अखिलेश सरकार में खाद्य एवं रसद मंत्री थे। राजा भैया पर यह आरोप लगाया था डीएसपी जिया उल हक की पत्नी परवीन आजाद ने कि उस समय डीएसपी के मर्डर में 2 एफआईआर लिखी गई। एक सीएचओ मनोज शुक्ला, एक एसएचओ मनोज कुमार शुक्ला की रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें प्रधान नन्हे यादव के भाइयों और बेटियों समेत 10 लोग पर हत्या का आरोप लगा। दूसरी एफआईआर परवीन आजाद की शिकायत के आधार पर लिखी गई, जिसमें राजा भैया और उनके 4 बेहद करीबी लोगों पर इल्जाम लगा। परवीन आजाद ने आरोप लगाया था मंत्री राजा भैया के आदेश पर नगर पंचायत अध्यक्ष गुलशन यादव, मंत्री के प्रतिनिधि हरिओम श्रीवास्तव और उनके ड्राइवर रोहित सिंह और समर्थक गुड्डू सिंह ने पहले मेरे पति को लाठी डंडों से पीटा, बाद में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। प्रवीण का कहना था कि उनके पति बालू के अवैध खनन की जांच कर रहे थे, जिसका आरोप राजा भैया पर था और उसके करीबियों पर था। परवीन के मुताबिक उनके पति ने उन्हें बताया था कि राजा भैया के करीबी उन्हें जांच बंद करने के लिए जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। परवीन की शिकायत पर राजा भैया और 4 अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने का दावा करने और हिंसा भड़काने सहित आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। ये केस दर्ज होने
कि अगले ही दिन 4 मार्च 2013 को राजा भैया ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पुलिस ने 2 FIR और दर्ज की जो नन्हे यादव और उनके भाई सुरेश यादव की हत्या को लेकर थी। FIR में नन्हे की हत्या का मुख्य आरोप कामता प्रसाद पाल और उनके बेटे अजय कुमार पाल पर लगाया गया। एक हफ्ते बाद इन दोनों ने सरेंडर कर दिया। राजा भैया के पीछे मायावती पड़ गई थी। पर्दे के पीछे की पूरी कहानी अब जानेंगे। CBI ने बताया DSP को गोली किसने मारी और क्यों मारी। इधर राजा भैया के इस्तीफा के 2 रोज बाद ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी CBI को करने का आदेश दे दिया। जिया उल हक की मौत के मामले की CBI जांच से 8 मार्च 2013 से शुरू की गई। जांच के दौरान ही DSP मर्डर केस में CBI ने अप्रैल 2013 में मृतक प्रधान नन्हे यादव, बेटे बबलू यादव और नन्हे यादव के भाई पवन यादव और फूलचंद्र यादव और इनमें एक करीबी मंजीत यादव को अरेस्ट किया। CBI का कहना था कि DSP को बबलू यादव ने मारी थी। उसके मुताबिक हुआ यूं था कि 2 मार्च 2013 को जब DSP जिया उल हक को नन्हे यादव की हत्या का पता चला तो वो तुरंत केस फोर्स लेकर बालीपुर गांव पहुंच गए। इसी दौरान नन्हे यादव के घर वाले और उनके समर्थक काफी नाराज थे। जब तक DSP घटनास्थल पर पहुंचे तब तक यादव की हत्या की खबर फैल चुकी थी और उनके घर के बाहर बड़ी भीड़ जमा हुई थी जो हत्या में पुलिस की कथित लापरवाही की वजह से मान बैठी। भीड़ ने DSP को पीटना शुरू किया। इस दौरान अन्य पुलिस वाले उन्हें छोड़कर भाग गए। उसी भीड़ में नन्हे यादव का भाई सुरेश भी था। सुरेश के हाथ में राइफल थी। राइफल गलती से चल गई और उसकी गोली सुरेश को लगी जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पिता और चाचा की मौत के बाद बबलू को गुस्सा आया और उसने देसी कट्टे से जिया उल हक की गोली मारकर हत्या कर दी। CBI के मुताबिक उसने बबलू के पास हत्या में इस्तेमाल हुआ हथियार भी बरामद कर लिया। लेकिन राजा भैया पर CBI ने कहा कि बबलू यादव की गिरफ्तारी के बाद CBI ने इस पूरे मामले में उन आरोपियों की छानबीन जारी रखी जो DSP जिया उल हक की पत्नी परवीन ने राजा भैया और उसके करीबियों पर लगाए थे। इसी दौरान CBI ने राजा भैया से लगातार 2 दिन तक लंबी पूछताछ की। इसका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। काफी जांच के बाद 1 अगस्त 2013 को CBI एक नतीजे पर पहुंची जहां राजा भैया और उसके 4 करीबियों का जिया उल हक मर्डर केस में से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके खिलाफ ऐसे सबूत नहीं मिले हैं जिससे इन पर केस चलाया जा सके। लाई डिटेक्टर टेस्ट भी सभी आरोपियों का किया गया। बयान सबके बराबर आए और कोई गड़बड़ी नहीं दिखी। CBI का कहना था जिस बालीपुर गांव में DSP जिया उल हक की हत्या हुई वहां मर्डर के समय आरोपी गुलशन यादव, हरिओम श्रीवास्तव, रोहित सिंह और गुड्डू सिंह मौजूद नहीं थे। इनकी कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि मर्डर की रात गुड्डू सिंह और रोहित सिंह लखनऊ में थे जबकि गुलशन यादव और हरिओम श्रीवास्तव कुंडा में थे। DSP जिया उल हक मर्डर केस में क्लीन चिट मिलने के बाद राजा भैया 19 अक्टूबर 2013 को फिर अखिलेश यादव के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। उन्हें फिर से खाद्य एवं रसद विभाग की जिम्मेदारी दी गई। ट्रायल कोर्ट में CBI से क्यों ये तो पता नहीं चला, लेकिन करीब साल भर बाद जुलाई 2014 में राजा भैया को फिर झटका लगा। झटका तब लगा
जब सीबीआई ने राजा भैया समेत अन्य आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए 21 जुलाई 2013 को फाइनल क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में लगाई। इससे 14 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें से राजा भैया और उनके करीबियों का कहीं नाम नहीं था। रिपोर्ट देखते ही कोर्ट में इसे खारिज कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई की विशेष न्यायिक जज श्रद्धा तिवारी के रिपोर्ट को लेकर कहा कि जांच में सीबीआई ने न सिर्फ खाना पूर्ति की बल्कि कई तथ्यों पर अनदेखी की है। उन्होंने सीबीआई के तथ्यों को गौर करने की नामजद व्यक्तियों की भूमिका के समुचित साक्ष्य जुटाकर मामले को आगे जांच के निर्देश दिए। दरअसल सीबीआई की इस क्लोजर रिपोर्ट को परवीन ने चुनौती दे दी थी। ट्रायल कोर्ट में उनकी बात सुनने के बाद कहा कि जिया उल हक की पत्नी जिन तथ्यों पर आपत्ति उठाई है वो सीबीआई ने उसकी समुचित विवेचना नहीं की है। कोर्ट का ये कहना है कि वादनी परवीन आजाद ने बताया कि जिया उल हक आस्थान गांव में हुए दंगे पर अवैध खनन की जांच कर रहे थे। इस मामले में उन पर राजनीतिक दबाव था। क्लोजर रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट को मानना था कि सीबीआई ने वादनी के इस तथ्य पर कोई समुचित जांच नहीं की है। हाई कोर्ट बोला परवीन सिर्फ अफवाहों पर बात कर रही हैं। ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए सीबीआई इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई। दिसंबर 2020 में कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। उसके सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट की मान्यता दे दी। ये आदेश देते हुए जस्टिस दिनेश कुमार सिंह का कहना था, इस तथ्य को देखते हुए स्थानीय विधायक राजा भैया का पॉलीग्राफ परीक्षण कराया जा चुका है, जो उन्होंने अपनी इच्छा से करवाया था। पता लगता है कि विधायक राजा भैया पर लगे सभी आरोप की गहन जांच की गई और सीबीआई को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिसमें मर्डर में उनकी सहभागिता हो और उनकी भागीदारी का पता चल सके। इससे अदालत ने पाया कि ट्रायल कोर्ट का आदेश कानून की दृष्टि से टिकने वाला नहीं है। ये तथ्यों और कानून के अपराध अतिरिक्त आधारित नहीं है बल्कि मजिस्ट्रेट की धारणाओं पर आधारित है। बाकी परवीन आजाद ने फिर से इसी पूरे मामले पर चुनौती दी है और एक बार राजा भैया फिर से कटघरे में आके खड़े हो गए हैं। फिर से राजा भैया पर सीबीआई जांच के आदेश आ चुके हैं। अब आगे देखिए गुनहगार कौन है, क्या होता है इस पूरे मामले पर, राजा भैया क्या गुनहगार निकलते हैं। कोई भी इस मामले पर अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप नेटवर्क उत्तर भारत देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गौरव विनायक। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।